नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। राहुल गांधी कांग्रेस की सियासी जमीन तैयार करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। वो जमीन से जुड़े नेताओं की तलाश में जुटे हैं। ऐसे नेताओं को चुन चुनकर खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं कि विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए जमीन आसमान एक कैसे करना है। सोमवार को उन्होंने पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं की क्लास ली तो दो बातें तसल्ली से समझाई। राहुल ने पहला सबक सिखाया कि किसी भी मसले पर पार्टी के सारे नेता अलग अलग राग अलापना बंद करें, और दूसरा पाठ पढ़ाया कि सोशल मीडिया पर पार्टी की नीतियां और खूबियों का प्रचार करने के लिए एक्टिव हो जाए। लेकिन 24 घंटे बीतने से पहले ही कई कांग्रेसी राहुल की मेहनत पर पानी फेरने में जुट गए हैं। शकील अहमद के ट्विटर पर जो बवाल मचा, उस पर कांग्रेस नेताओं ने इतने तरह के बयान दिए कि अब यह नहीं पता चल रहा है कि कांग्रेस उनके बयान का समर्थन कर रही है या फिर विरोध। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या राहुल गांधी की सलाह एक दिन में भूल गए कांग्रेसी? अगर हां, तो फिर ऐसी पढ़ाई से चुनाव परीक्षा में कैसे पास होगी कांग्रेस? ये कांग्रेस प्रवक्ताओं की पाठशाला का पहला दिन था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पहला पाठ पढ़ाया। सभी नेता एक सुर में बोलेंगे। थ्योरी राहुल सर ने पढ़ा दिया था और प्रैक्टिकल का मौका मुहैया करा दिया कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने। ट्विटर पर शकील अहमद का ये बयान सियासी बवाल मचा चुका था कि इंडियन मुजाहिदीन 2002 के गुजरात दंगों के बाद पैदा हुआ। ऐसा एनआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है। अब भी आरएसएस और बीजेपी अपनी सांप्रदायिक राजनीति से परहेज नहीं करेंगे। अब राहुल सर शायद ये समझाना भूल गए कि पार्टी की राय और निजी राय के बीच फर्क कैसे किया जाए। लिहाजा जब बीजेपी ने शकील अहमद के ट्वीट पर हल्ला बोला तो कांग्रेस के प्रवक्ता अपने अपने हिसाब से राग अलापने लगे। अगर शकील अहमद जी ने कुछ बयान दिया है, सोच समझ के दिया होगा, इसलिए बयान देना और वापस लेना ये उनका प्रकरण है, मेरा प्रकरण नहीं है। तो आप शकील अहमद जी से बात करिए ना। अगर शकील अहमद जी ट्वीट कर रहे हैं तो उनसे आप पूछिए ना। मैंने जब पढ़ा ही नहीं उनका ट्वीट तो मैं क्या बोल दूं? उन्होंने कहा था कि गोधरा के बाद आईएम बना। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा ना, मैं उनकी ट्वीट पढ़ लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब राहुल सर के शागिर्द भला करते भी तो क्या। पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने आदत जो बिगाड़ रखी है, आए दिन कभी ट्विटर पर तो कभी कैमरे पर दिग्विजय सिंह क्या क्या ज्ञान उड़ेलते रहते हैं। कुछ बानगी हम ही दिखाई देते हैं। संघ के कई प्रकरण मेरे पास हैं जहां संघ के लोगों को बम बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, प्रमाणित है। सारे तथ्यों को जानने के बाद मैं आज भी उस बयान पर कायम हूं जो मैंने बाटला हाउस एनकाउंटर के 2-3 दिन बाद दिया था। मैं अपना बयान वापस नहीं लूंगा। दिग्विजय के बयानों से किनारा करने के लिए पार्टी के बाकी नेता एक ही बात रटे हुए हैं कि ये उनकी निजी राय है। खैर, अब आते हैं राहुल सर के दूसरे सबक पर। खुद जमीन पर गांव गलियों में जाकर कलावती से लेकर छेदी पासी के घर तक का हाल तो राहुल गांधी खुद ही जान लेते हैं। अब जमाना कोलावेरी डी का है। जनरेशन नेक्स्ट से जनसंपर्क सोशल मीडिया पर ही हो सकता है। इसीलिए राहुल सर ने प्रवक्ताओं को ट्विटर और फेसबुक की महिमा समझाई। बाकायदा जवाहर भवन में राहुल सर ने साइबर खिड़की भी खुलवा दी कि जिन नेताओं के पास ट्विटर और फेसबुक अकाउंट नहीं है वो खाता खुलवाएं और फटाफट अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए एक्टिव हो जाएं। ये हमारे जो वरिष्ठ नेता दिल्ली में वक्तव्य देते हैं, अपनी रिलीजेस देते हैं, अपने जो विचार रखते हैं, उसे हम जनता तक अपने अपने प्रदेश में उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए, पहुंचाया जाए, इसके लिए हमें जानकारी दी जा रही है। एक हेल्प डेस्क भी करा गया है और खिड़की करके एक पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं जिसमें कि हम अपनी अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और अपने विचार रख सकते हैं। राहुल सर प्रवक्ताओं की क्लास लेकर अमेठी चले गए और जैसा कि देश की पाठशालाओं में होता है वही हुआ। मास्टर जी बाहर तो विद्यार्थियों ने राहुल जी की पाठशाला को मस्ती की पाठशाला बना दिया। सर आप लोग लेट हैं? नहीं, टाइम पे है। 9:30 बजे से है ना। हाँ, नहीं ट्रैफिक में, ट्रैफिक की वजह से सर। आज लेट है आप लोग? नहीं, समय पे है। 2 मिनट में पहुंच रहे हैं। लेट है? आप लेट हैं? लेट नहीं है, वो पेपर देने गया था, आएगा 8:30 बजे यहाँ।
सही तो है, पेपर देने गया था। राहुल जी आज नहीं है जी। तो आप लोग लेट आ रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था भी रहती है और हम लोग दूर दूर से रुके हुए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न टोन टनाटन न ही टाइम का ख्याल। बीजेपी भला कांग्रेस की चुटकी लेने में ऐसा गोल्डन चांस कैसे चूकती। राहुल जी की पाठशाला लगी थी, लेकिन राहुल जी की पाठशाला में बैठे हुए जो नेता थे उनको राहुल जी की बात 2.5 अक्षर भी समझ में नहीं आई। अब बड़ा सवाल ये है कि जब राहुल गांधी का सबक कांग्रेस नेताओं को एक दिन भी याद नहीं रह पाया, तो फिर इस पाठशाला से निकले सियासी शागिर्दों के दम पर चुनावी इम्तिहान कैसे पास करेगी कांग्रेस। इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या ऑनलाइन और सोशल साइट्स के जरिए हिंदुस्तान में जनमत तैयार करने का आइडिया वाकई वाजिब है, या फिर ये समझ पर ही एक बड़ा सवाल है। मिथिलेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। राहुल गांधी की पाठशाला तो लगी, सभी लोगों ने खूब पढ़ाई भी की, लेकिन क्या नतीजा अच्छा निकलेगा? क्योंकि चुनाव में नतीजा कैसा निकलता है उस पर ही मालूम पड़ेगा कि मास्टर जी यानी हमारे राहुल गांधी की क्लास कैसी रही। लेकिन अगर इस कहानी को छोड़ दिया जाए या अगर इस 2 दिन की ट्रेनिंग को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा भी क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की बातों को संजीदगी से ले रहे हैं? जैसे उन्होंने एक बात जोर देकर कही थी कि जो लोग कहें वो पार्टी लाइन कहें, ये उनका पहला सबक था। दूसरा सबक ये था कि एक आवाज में बात करें। लेकिन आखिर क्या हुआ कि 2 प्रवक्ताओं को कल जब ये सब चल रहा था उसके दौरान और आज जब ये पूरी क्लासेस चल रही थी उसके दौरान 2 लोगों के मुंह से, कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता, एक महासचिव शकील अहमद और दूसरे महासचिव दिग्विजय सिंह, दोनों के मुंह से अलग अलग बातें सुनाई देती है। वहीं गृह मंत्रालय कहता है कि उनकी नजर में इंडियन मुजाहिदीन एक आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठन है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए और सोशल मीडिया का क्या इंपैक्ट होगा इलेक्शंस के ऊपर, हमारे साथ बात करने के लिए सबसे पहले मैं आपको मिलूंगा यशवंत देशमुख से। यशवंत देशमुख देश के जाने माने चुनावी विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ मीडिया के विश्लेषक भी। राजीव रंजन जी जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़े हैं। शिल्पी अरोड़ा जी कांग्रेस की प्रवक्ताओं की सूची में हैं और उन्होंने भी ये 2 दिन की वर्कशॉप जो राहुल गांधी और एआईसीसी ने कराई थी उसको अटेंड किया है। हमारे साथ थोड़ी ही देर में रामेश्वर चौरसिया जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव। लेकिन शिल्पी जी, क्या होता है कि राहुल जी कहते कुछ है और लोग करते कुछ? शकील अहमद ने क्या लिख दिया ट्विटर पर, उसके बाद दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि आडवाणी जी की यात्रा के बाद से आतंकवाद बढ़ गया, पार्टी उनके बयानों से किनारा कर लेती है। देखिए, राहुल जी ने जो ये प्रवक्ताओं के लिए जो वर्कशॉप रखी थी, जो पैनलिस्ट और इसके डिस्कशन के लिए, उसका पर्पस था कि कांग्रेस में अपने अंदर कम्युनिकेशन बढ़ाना, कि जो भी हैं सब लोग एक लाइन पे बोले। जनता के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाना नहीं, जनता के साथ कम्युनिकेशन। और जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं, जैसा कि आपको पता ही है 5 प्रवक्ता हर प्रदेश से उन्होंने भाग लिया, तो जिससे कि केंद्र में और राज्य में जो पीसीसीज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बढ़े, रिसर्च मटेरियल अपलोड किया जाए, सूचना का आदान प्रदान हो, जनता को के थ्रू जनता के पास डिजिटल मीडिया के माध्यम से ज्यादा कैसा पहुंचा जा सकता है उसकी बात करी। और राहुल जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन दिया और हमें बताया कि हमें कैसे करना है। इसके अलावा मनीष तिवारी जी ने, आनंद शर्मा जी ने, चिदम्बरम जी ने हम लोगों को फूड सिक्योरिटी बिल के बारे में, देश की वित्त व्यवस्था के बारे में और आज भी काफी लीडर्स ने हमें बताया इस बारे में कि हमें मीडिया में क्या डूज एंड डोंट्स हैं और हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो हमारे लिए एक अच्छा सेशन था सीखने के लिए और मुझे लगता है कि कांग्रेस में एक पहली बार एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है कि इस तरीके के एक ऐसे मंच पर पूरे देश के लोगों को बुलाकर बिठाया गया और सूचना का और आपस में एक दूसरे के जानकारियों का आदान प्रदान हुआ। नहीं, मैं तो बिल्कुल कह ही नहीं रहा हूँ गलत बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। मीडिया से बातचीत तो होनी चाहिए और खासकर हिंदी मीडिया से तो और ज्यादा होनी चाहिए, जो राहुल जी नहीं करते हैं। उस मुद्दे पर मैं बाद में आऊंगा क्योंकि वो हिंदी के पत्रकारों से मिलते ही नहीं है, वो मैं बाद में बात करूंगा, यशवंत से भी उस पर बात करूंगा। लेकिन मेरा पहला सवाल, राहुल जी ने सबसे बड़ी बात जो कही थी वो ये थी कि पूरी पार्टी एक स्वर में बोले, लेकिन यहाँ पार्टी एक स्वर में बोल रही है और सरकार दूसरे स्वर में, और वो भी आतंकवाद जैसे मुद्दे पर। देखिए, उन्होंने जो बयान दिया उनके पास जरूर कुछ तथ्य होंगे और इस सवाल का जवाब मुझे लगता है वो खुद ही इस पे दे सकते हैं।
और पार्टी का स्टैंड जो है वो बिल्कुल क्लियर है। हमारे जितने भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने इसमें स्टैंड क्लैरिफाई कर दिया है, और जो प्रमुख रिकॉर्ड के हिसाब से भी था गवर्नमेंट और पार्टी को एक लाइन में बोलना चाहिए। वो दोनों इतने वरिष्ठ नेता उन्होंने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही आवाज आनी चाहिए, पार्टी लाइन पे हमें बात करनी चाहिए। लेकिन जो ट्विटर पे उन्होंने कमेंट दिया है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है सोशल मीडिया और चुनाव के बीच में एक स्वर की जो बात हो रही है, क्यों नहीं ऐसा किया जाता कि प्राइम मिनिस्टर का एक ट्विटर अकाउंट और राहुल जी का एक ट्विटर अकाउंट, जो लोग ट्विटर को यूज करते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसमें एक छोटी सी फैसिलिटी होती है, इसको कहा जाता है रीट्वीट। तो एक तय कर दिया जाए कि प्रधानमंत्री के अकाउंट से जो ट्वीट किया जाएगा सारे मंत्री उसको रीट्वीट करेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, और राहुल जी के अकाउंट से जो ट्वीट किया जाएगा सारे संगठन के प्रवक्ता केवल उसको रीट्वीट करेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये तो बहुत काम आसान हो जाता है केवल अगर ऊपर से लेकर नीचे तक सबको एक ही स्वर में बोलना है तो रीट्वीट करें, क्या जरूरत है अपनी भाषा बोलने की। स्वर का मतलब ये है, शब्दों का चयन नहीं है। हर किसी को जो पार्टी लाइन पे जो बात कही गई है, हर प्रवक्ता का अपना बात करने का ढंग होता है, हर सबका अपना विचार को पूरा अभिव्यक्त करने का पूरा एक ढंग होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सेम को रिपीट करना है, इसका मतलब यह जो पार्टी की गाइडलाइंस है उसको आगे कैसे पहुंचाना है। इंडियन मुजाहिदीन क्या है? आतंकवादी संगठन है। लेकिन शकील अहमद ये नहीं कह रहे ना, ये तो दो प्रवक्ता दो बात बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि गुजरात दंगों के कारण उपजा हुआ एक संगठन है। उनके पास जरूर कोई डाटा इस तरीके का होगा, और सब जानते हैं आईएसआई उनको समझ। इस विषय पर हमारे महासचिव जी जो है वो आएंगे, बुलाइए पैनल। शकील अहमद कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अब मैं शिल्पी अरोड़ा प्रवक्ता की बात मानूं या शकील अहमद? उत्तराखंड की प्रवक्ता। आप उत्तराखंड की प्रवक्ता है, लेकिन राहुल जी ने कहा कि सभी प्रवक्ताओं को एक लाइन में बोलना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तो उसको आतंकवादी संगठन कह रही हैं, लेकिन शकील अहमद ऐसा नहीं मानते, नहीं, हमारी होम मिनिस्ट्री भी कह रही है। अगर उनके पास कुछ डाटा है, जरूर उन्होंने कुछ ना कुछ रिसर्च करके बोला होगा, जो हमारे पास नहीं है वो डाटा। आप उनसे बुलाइए, उनसे पूछिए कि किस वजह से कहा है। वो तो एनआईए की चार्जशीट का हवाला दे रहे हैं। हाँ, तो डेफिनेटली तो आप उनको बुलाइए पैनल डिस्कशन पर, आप उनसे बात करिए। दिक्कत यही है ना, वो आ नहीं रहे, वो ट्वीट कर करके अपनी बातें कह रहे हैं, क्योंकि उनको राहुल जी का ये मैसेज याद हो गया है कि मीडिया के सामने मत बोलो, ट्वीट करके बोलो। उन्होंने जो कहा है उनके पास जरूर उसकी सपोर्टिंग डाटा होगा, और हम सबको ये जानना चाहेंगे कि क्या डाटा है, डेफिनेटली। लेकिन फिर वो डाटा एक्सचेंज होना चाहिए ना, आपके पूरे उसमें सिस्टम के अंदर एक्सचेंज होना चाहिए। अभी उन्होंने ट्वीट किया है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बोलना चाहिए। उन्होंने अभी उसके लिए संबंधित रेणुका चौधरी नहीं की है। और रेणुका चौधरी जी क्यों कह रही है कि पार्टी की राय नहीं है? सरकार ये क्यों कह रही है पार्टी की राय नहीं है? देखिए हर आदमी जो है, मैं प्रवक्ता हूँ, उसके साथ साथ मेरी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी भी है। मैं खुद आपको यहाँ क्या किसी प्रवक्ता की इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है? नहीं, इंडिविजुअल सबका अपना प्रोफेशनल, कोई डॉक्टर होता है, कोई जर्नलिस्ट होता है, कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी होती है, कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी नहीं होती। नहीं, डेफिनेटली उन्होंने किसी न किसी आधार पर उन्होंने बात कही होगी, वो उन्होंने गलत बात नहीं कही होगी, लेकिन पार्टी लाइन से नहीं मिलती। इसलिए हमारे जो रेणुका जी हैं और प्रवक्ता है, उन्होंने इस बात से डिनाई किया कि ये विचार जो है पार्टी के विचार नहीं है। एक सवाल और पूछता हूँ, दिग्विजय ने कहा बाटला हाउस इनकाउंटर फर्जी है, चिदम्बरम साहब ने कहा कि बाटला हाउस इनकाउंटर फर्जी बिल्कुल नहीं था, वो एक बोनाफाइड एक ऐसा केस था जिसमें आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक इंस्पेक्टर गया, वहां पर काउंटर अटैक हुआ, यानी वो कहा कि वो लोग आतंकवादी थे जिन लोगों को मारा गया। अब मुझे बताइए, चिदम्बरम साहब कहते हैं फर्जी नहीं है, दिग्विजय सिंह कहते हैं फर्जी है, मैं किसको मानूं? देखिए, जो चिदम्बरम साहब ने कहा वो उन्होंने रिकॉर्ड्स के आधार पर सरकार के बिहाफ पर सिंह ने कहा वो रिकॉर्ड के आधार पर नहीं, उन्होंने जो अपने विचार रखे और जो उन्होंने फीडबैक मिला होगा वहां से, उन्होंने उसके आधार पर कहा। मतलब देश के गृह मंत्री को कोई फीडबैक नहीं मिलता। कांग्रेस एक प्रजातांत्रिक पार्टी है, हम अनुशासन के नाम पर लोगों को दबा के नहीं रखते, उनको विचारों की अभिव्यक्ति का पूरा अधिकार है। शिल्पी की बात से यशवंत ये लगता है, मैं राजीव रंजन के पास भी चलूंगा, लेकिन उनकी बात से लगता है कि गृह मंत्री को उतना फीडबैक नहीं होता जितना दिग्विजय सिंह को। उनके पास जो टेक्निकल फीडबैक है, नहीं, गृह मंत्री के पास तो आई है, गृह मंत्री के पास कहीं पर भी एक सरकारी डाटा होता है, सबका सरकारी डाटा ले सकते हैं। एक सरकारी डाटा होता है, दिग्विजय सिंह सरकारी डाटा होता है, और एक इंडिविजुअल लेवल पे दिमाग का फीडबैक है, पार्टी के प्रवक्ताओं के नाम पर लोगों से जो पता चला उसको उन्हें फीडबैक मिला। टेक्निकल फीडबैक और भावनात्मक फीडबैक दरअसल देखिए ऐसा होता है, कई बारी एक आम आदमी कहीं जाता है, वो कहता है जी हजारों लोग वहां मरे हुए थे, लेकिन सरकार के पास, प्रशासन के पास राहुल गांधी ने कहा था, राहुल गांधी ने वहां कहा था भट्टा परसौल में कि यहाँ पे लोगों को जिंदा जला दिया गया, क्या हुआ? वो जब आप वहां जाते हैं, लोगों के से मिलते हैं, जो लोगों का जो जनता की आवाज होती है, नेता जनता की आवाज होता है, वहां पे लोगों के जो विचार होते हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा आसान होगा दीपक कि अगर सारे कांग्रेस के नेता
अपने ट्वीट करने से पहले केवल इतना लिख दें, ये मेरी व्यक्तिगत ट्वीट है, ये मेरी ऑफिशियल ट्वीट है। हाँ, तो शायद ये ज्यादा, और ये बहुत स्पष्ट दो सेपरेट अकाउंट, ये दो सेपरेट अकाउंट रखें, या ये बोले मेरी व्यक्तिगत राय। और यकीन माने मेरा अपना मानना व्यक्तिगत ये है कि लोकतंत्र के अंदर व्यक्तिगत राय रखने में कोई बुराई नहीं है, लोकतंत्र के अंदर एक स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस खिचपिचाहट में पड़ी हुई है। जो स्टेटमेंट कांग्रेस के नेताओं के पार्टी के लिए सूटेबल होते हैं, पार्टी कहती है कि हाँ हम इसका समर्थन करते हैं। जिस स्टेटमेंट पे पार्टी के नेताओं को लगता है कि नहीं नहीं इसमें हमको नुकसान हो सकता है, उससे पार्टी कहती है ये उनकी व्यक्तिगत राय होगी। जिस स्टेटमेंट पे पार्टी को एम्बिग्युइटी सूट करती है कि बाटला हाउस पे गृह मंत्री कुछ बोले, दिग्विजय सिंह जी कुछ बोले, तो उसमें पार्टी जानबूझ के ऐसा लगता है कि दो अलग अलग स्वतंत्र राय और अलग अलग तरीके की बात बोलती है ताकि वोटर्स भ्रमित हो सके। और सबके अपने अपने व्यक्तिगत विचार और पार्टी की विचारधारा होती है और उसमें कई बार कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है जो बहुत लॉजिकल मतलब फर्जी एनकाउंटर ये कोई व्यक्तिगत राय नहीं हो सकती। व्यक्तिगत राय तो नरेंद्र मोदी की भी है कि वो एनकाउंटर सही था जो गुजरात में हुआ। व्यक्तिगत राय उनकी भी है कि अगर रख रहे हैं वो सभी मंचों पर रख रहे हैं। राजीव रंजन जी के पास चलते हैं। राजीव रंजन जी, ये सब मुसलमान वोटों को थामने के लिए होता है। आपने भी नरेंद्र मोदी से मुसलमान वोटों को थामने के लिए किनारा किया। कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह जैसे लोग और शकील अहमद जैसे लोग ये कर रहे हैं। नहीं, दोनों परिस्थितियां समान नहीं है। हमने बिहार की जनता से जो मैंडेट मांगा था वो डेवलपमेंट का मैंडेट था। विकास के रास्ते पर बिहार आगे बढ़ा है और गठबंधन के दोनों दलों ने नरेंद्र मोदी को पूरे चुनाव अभियान से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में अलग रखा। कहीं न कहीं दोनों पार्टियों के नेताओं में ये समझ थी कि नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी का जो अघोषित एजेंडा है, जो घोषित तौर पर वो जो बातें कहते हैं, वो बिहार के वातावरण के अनुकूल नहीं है और इस पर सहमति के आधार पर हमने चुनाव लड़े और जनता ने एक अपराजय अभूतपूर्व जनादेश दिया और गठबंधन को दोबारा सत्ता में बने रहने का आशीर्वाद जनता ने दिया। तो जो परिस्थितियां वो बिल्कुल अलग है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये सवाल दीपक जी आपने बहुत ही वाजिब उठाया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पार्टियों में ऐसी रूटीन कवायद तो होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ औरों से अलग हट करके करने की कोशिश में ऐसे प्रयास होने चाहिए। लेकिन जो प्रवक्ताओं के निजी राय का सवाल है, मुझे लगता है पार्टी प्रवक्ता का मतलब पार्टी की आधिकारिक जो जुबान है, जो पार्टी कहना चाहती है, वो प्रवक्ताओं के जरिए बातें कही जाती हैं और इसीलिए निजी विचारों की गुंजाइश बहुत ज्यादा पार्टी प्रवक्ताओं के लिए नहीं होती है। लेकिन एक बात हो सकती है कि अगर कोई वैसी स्थिति आए तो पार्टी प्रवक्ता ये पहले कहे कि ये मेरी निजी राय है, इसे पार्टी की आधिकारिक राय नहीं समझा जाए तो भ्रम नहीं होगा। अभी जो बातें उठ करके आई हैं, आतंकवाद से लेकर के जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, देश के अंदर के जो हालात हैं, इन सवालों पर चिंतन और रणनीतिक तैयारी के लिए ऐसे प्रशिक्षण की जरूरत हर पार्टी को होनी चाहिए। लेकिन केवल ये जो नए रिक्रूट को एक जगह हम जमा करते हैं और उनको कहते हैं और स्थापित नेताओं के बीच जो ये होड़ लगी है कि हम कैसे हेडलाइंस में बने रहने के लिए बड़ी बातें कहें, जिससे देश की अखंडता, देश की अस्मिता और जो भाईचारा है कहीं उससे प्रभाव नहीं पड़े, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये पार्टी की आधिकारिक बात कहने वाले लोगों को समझना चाहिए कि सनसनी पैदा करने से वो पार्टियों की भी बात पिटवाते हैं और कहीं न कहीं देश में जो वातावरण है उसको भी वो आग पहुंचाने की कोशिश जाने अनजाने में कर जाते हैं। तो एक लक्ष्मण रेखा तो निश्चित तौर पर सार्वजनिक जीवन में ऐसे होनी चाहिए। प्रवक्ताओं के लिए निश्चित तौर पर ये एक बड़ी जरूरत है कि वो एक दायरे का सम्मान करें और उसके बाहर जाकर के स्वतंत्र विचारों के नाम पर कुछ बातें ऐसा नहीं कह दे जिससे पार्टी का नुकसान हो। शिल्पी, इतनी बड़ी नसीहत एक 125 साल पुरानी, 125 साल यशवंत, बिल्कुल ऑलमोस्ट उससे 125 साल पुरानी कांग्रेस के लिए एक ऐसी पार्टी से जो बमुश्किल 1 दशक पुरानी है, सीख मिल गई आपको, नसीहत दे दी राजीव रंजन जी ने। देखिए अब उनका एक प्रादेशिक पार्टी है
ज्यादा वो बिहार की राजनीति कर रहे हैं, हमें पूरा देश संभालना है। इसीलिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी गई थी जिससे कि मटेरियल और चीजें सभी चीजों को प्रोवाइड कर सके। इसके साथ साथ राहुल जी की एक नसीहत पे तो आपने बात करी, उन्होंने ये भी नसीहत दी थी कि हमें अपना स्तर नहीं गिराना है, हमने ईमानदारी से करना है और हमें किसी भी तरीके की इन्फ्लुएंस गिराने की तो बात कर रहा हूँ शिल्पी जी, कहीं भी उन्होंने कहा है कोई लाल महल बासमती चावल बेचने वाली कंपनी तो नहीं है, वो एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। तो बहुत वरिष्ठ नेता है, मैं उनपे किसी तरीके उन्होंने जरूर कुछ पूछ के किसी न किसी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट की वजह से उन्होंने उसके आधार पर एक ट्वीट किया और उसके बाद ना मीडिया बाइट है आपके पास, ना उनके पास में कोई उन्होंने पीसी करी हुई है उस एक पर्टिकुलर ट्वीट को लेकर ना वो राहुल गांधी जी डेफिनेटली आप उनसे, क्योंकि इसका जवाब जो बात उन्होंने कही है मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रवक्ता इस बात का जवाब दे सकता है, क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया, उनके पास जरूर कोई ना कोई सपोर्टिंग डाटा होगा, किसी वजह से उन्होंने किया होगा और डेफिनेटली इसका जवाब वो खुद ही दे सकते हैं। लेकिन हम लोगों को कहा गया है कि हमें पूरी ईमानदारी से और अपनी बातें रखनी है। यूपीए 1 और यूपीए 2 की अचीवमेंट्स हमने जनता तक पहुंचानी है। राइट टू फूड जो हो रहा है, भोजन का अधिकार जो हो रहा है, उस पे हम लोगों को बताया गया, हमें डेटाबेस दिया गया, हमें बताया गया राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, जो कांग्रेस ने वादे किए थे आम लोगों के लिए, पूरे देश के लिए, उन वादों को पूरा करने के लिए कांग्रेस सरकार क्या कर किया था 2009 के चुनाव में कि 100 दिन के अंदर महंगाई कम हो जाएगी, हुई क्या? देखिए उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वजह है, उसका हम सबको पता है और उसके लिए कदम लिए जा रहे हैं, उसके लिए कदम लिए जा रहे हैं, उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कदम लिए जा रहे हैं। डेफिनेटली एफडीआई भी उसका अंग है, एफडीआई भी उसका अंग है, गोल्ड इम्पोर्ट भी उसका अंग है, तो उसके लिए पूरा करा जा रहा है कंट्रोल। दीपक, कहीं न कहीं एक जो हम जिस मौलिक बहस पे आज हैं उसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि पार्टी का प्रवक्ता, जैसा कि अभी हमारे जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने बात बोली, राजीव जी ने बात बोली, ये आइडियोलॉजिकली कन्विक्शन कब होता है? आप किसी चीज पे पार्टी की मौलिक लाइन से या तो कन्विक्शन रखते हैं या आप नहीं रखते। अगर कांग्रेस के अंदर पार्टी की मौलिक लाइन ये है कि इंडियन मुजाहिदीन ये आतंकवादी संगठन है तो है, इसमें ग्रे एरिया की कोई गुंजाइश नहीं है, व्यक्तिगत किसी भी ऐसे आंकड़ों की कोई गुंजाइश नहीं है, व्यक्तिगत किसी फैक्ट फाइंडिंग मिशन की गुंजाइश नहीं है। और अगर गुंजाइश है और आपके पास में आंकड़े और आपकी जानकारी है तो पहले आपको पार्टी के अंदर नेताओं के बीच में उस मंच पे ये बात रखनी है ताकि पार्टी की ओरिजिनल लाइन चेंज हो अगर आपको अपनी बात करनी है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब पार्टी की बेसिक मौलिक लाइन पे आपका कन्विक्शन नहीं है। पार्टी का कोई भी प्रवक्ता ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता कि हम पार्टी की बात से कन्विक्शन के साथ में हम पूरी तरह से सहमत नहीं है। यशवंत, क्या बात कर रहे हैं, जब राहुल गांधी उपाध्यक्ष बने थे तब इन्हीं के गृह मंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री और मेरे भी गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस के आतंकवादियों से संबंध है। ये बात के प्रूफ मेरे पास आ चुके हैं, फिर क्यों उन्होंने खेद व्यक्त किया? शिल्पी, मैं जानना चाहता हूँ, वो तो गृह मंत्री। सबसे पहले तो मैं राजीव से पूछना चाहूंगी, उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जो शरद यादव जी है, क्या उनकी राय एक जैसी होती है? कितने केसेस आपके सामने आ चुके हैं? जो दो बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं, वो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ और कहते हैं और वहां पे बिहार से नीतीश कुमार जी की एक अलग स्टेटमेंट आती है। वो तो ये प्रॉब्लम, वो दो अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेता है ना। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड है और उसका सेरेमोनियल, आपने सवाल मुझसे पूछा है, नहीं, उसका सेरेमोनियल अध्यक्ष है शरद यादव, उससे ज्यादा उनकी कोई जगह नहीं है पार्टी में। राजीव रंजन की बात को जानते हैं। देखिए, सेरेमोनियल अध्यक्ष क्या वो एक पार्टी के नहीं? पार्टी के वरिष्ठतम नेता है शरद यादव जी, पार्टी के लोकप्रिय नेता हैं। आपने मुझे इतनी सीख दी, मैं एक सिंपल, क्या आपसे एक सिंपल सी बात पूछ रही हूँ, क्या आपकी पार्टी में न्यूज होते हैं? शिल्पा जी, आप शिल्पी जी, आपने सवाल पूछ लिया, अब आप जवाब धैर्य से सुन लीजिए। 30 सेकंड आपको लगेंगे मेरे जवाब में। जी, मैंने पार्टी प्रवक्ताओं की बात कही है जो आधिकारिक तौर पर जिनके प्रशिक्षण के लिए आप दिल्ली बुलाई गई हैं। तो बड़े नेता कुछ भी कह सकते हैं। प्रवक्ताओं का मैंने कहा है कि आचरण क्या होना चाहिए। नहीं तो क्या बड़े नेताओं को क्लीन चिट है, वो कुछ भी कहे? शरद यादव जी कुछ भी, जी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं प्रवक्ताओं के लिए सब कुछ है? नहीं है। जी, आप कहिए। नहीं, वो ये रेफर करिए राजीव रंजन। ये रेफर कर रही हूँ, प्रवक्ताओं को क्यों डिफाइन कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी ने कहा कि इसके पीछे साजिश है।
लेकिन शरद यादव जी ने उसके बाद 1 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इसके पीछे कोई बहुत सारे मुद्दे हैं। मोदी जी की एक्सेप्टेबिलिटी, मोदी जी को एक्सेप्टेबिलिटी का इशू है, 50 इशू है। क्या हमेशा एक ही राय होती है? शरद यादव जी के बयान के बाद जो बिहार सरकार ने जांच दल भेजा है, जांच दल ने डिविजनल कमिश्नर और डीआईजी की रिपोर्ट के बाद, जिसको असिस्ट किया एफएसएल की टीम ने, जो रिपोर्ट आई है, एफएसएल ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बल दिया है, इसलिए कि मोनोक्रोटोफॉस जो बाजार में सेल्ट्रॉन का 5 टाइम्स ज्यादा उसमें पॉइजन करने की कैपेसिटी है। जा रहे हैं। आपने मुझे इतनी बड़ी सीख दी। मैंने आपसे सिंपल प्रश्न पूछा है, आपके जो सबसे वरिष्ठतम नेता है, क्या उनकी राय दोनों की एक रहती है हमेशा? शिल्पी जी, मुझे लग रहा नहीं, ऐसे बहस करने से नहीं होगा। क्यों नहीं? आप हमारी पार्टी पर कमेंट कर रहे हैं। वैलिड सवाल है राजीव रंजन जी, वैलिड सवाल है। आपकी पार्टी पर मैंने कमेंट नहीं किया। ये क्या बंदिश सिर्फ प्रवक्ताओं की है? मैंने आपकी पार्टी, शिल्पी जी, मैंने आपकी पार्टी पर कमेंट नहीं किया। आप थोड़ा धैर्य रखिए। मैंने एक सामान्य बात कही है जो हर पार्टी पर लागू होती है, वो हमारी पार्टी पर भी लागू है। आपकी हमारे होम मिनिस्टर ने क्यों ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, टेक्निकलिटीज तो मैं भी कह रही हूँ। मैं भी कह रही हूँ शकील अहमद जी के पास जरूर कुछ डेटा होगा। आप पैनल बहस का अनुशासन इस तरह से मत तोड़िए। आप अपनी बात लगातार कहने के लिए आपके श्रोता के रूप में हम बैठने नहीं आए हैं। अगर आपको धैर्य नहीं है, आप एक तरफा अपनी बातें कीजिए। राजीव रंजन जी, आप बात कहिए ना, आप इनको क्यों सलाह दे रहे हैं? बात कहिए, आप अपनी बात करिए, दीपक जी को एड्रेस करिए, आप हमें सलाह मत दीजिए। हम आपको सलाह नहीं दे रहे हैं। आपके 2 अगर बड़े नेता अलग सुर में बोलते हैं, हम उस पर कमेंट नहीं कर रहे हैं। हमारा पार्टी का आंतरिक मामला है। आपने हमें इतनी लंबी सीख दी, मैंने कुछ नहीं बोला। आप दीपक जी को एड्रेस दीजिए, मुझे आप एड्रेस मत करिए। आप मैंने आपको एड्रेस नहीं किया। दीपक जी, हमारी सरकार ने जो आधार तय किया उस पॉइजन थ्योरी को लेकर के, कॉन्स्पिरेसी के थ्योरी को अगर बल मिला है, तो जो परिस्थितियां हैं, अगर आपके चैनल के पास वक्त है तो घटना स्थल पर घटना घटने के तुरंत बाद जो मसरा के पीएससी में जो घटनाएं हुई हैं, जो सदर अस्पताल में घटनाएं हुई हैं, बंद के आह्वान के पहले वहां व्यापक हिंसा का वातावरण शुरू हो चुका था। एम्बुलेंस ड्राइवर्स को वहां से खदेड़ दिया गया था, वहां साक्ष्य मिटाने की कोशिशें हुई, और उसके बाद जब वो बच्चे पटना लाए गए हैं, उसके पहले वहां जो इस तमाम प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद जो उनको सुविधाएं दी जा सकती थी, सरकार ने की। और उसके बाद पटना में उनके चिकित्सा सुविधा को अनवरत मॉनिटरिंग करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। और तब तक वो चुप रहे जब तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो गई कि ये कहीं न कहीं अक्यूट पॉइजनिंग का मामला है। चलिए हम इस पर बहस, राजीव जी, जनता दल यूनाइटेड वाले लोगों के साथ बैठकर हम बहस करेंगे इस पर आपसे, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन शिल्पी, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रामेश्वर चौरसिया मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव। उनकी वो भी खराब हो गई है, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, माफ कीजिएगा, विजय सोनकर शास्त्री जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है शास्त्री जी, कांग्रेस के प्रवक्ता इंडियन मुजाहिदीन को लेकर 2 सुरों में क्यों बोल रहे हैं, जब राहुल गांधी ने ही कहा है कि पूरी पार्टी को एक सुर में बोलना चाहिए? देखिए, ये शकील जी जिस तरह की बातें करते हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि उनकी मंशा क्या है और ये किन ताकतों के साथ, किन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आज देश संकट की दौर से गुजर रहा है, आतंकवाद और नक्सलवादी घटनाएं देश में बढ़ रही हैं, और ऊपर से इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बातें कही जा रही हैं। सच्चाई तो ये है कि सांप्रदायिकता का आरोप लगाने वाले लोग खुद ही सांप्रदायिक हैं, और वो हमेशा तुष्टीकरण और अल्पसंख्यकों के हित की चिंता करने के नाम पर अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पूरा देश देख रहा है। दीपक जी, ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से शकील जी ने ये बातें कही हैं, उस बातों को देख करके देश के आम जनता में काफी रोष है, और वो इनकी इन बातों को पचा नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो मोटिवेटेड है और पेड है, कहीं से उनको खुद ही ये सब बातें बोलने के लिए तनख्वाह मिल रहा है, और वो अगर ऐसी बातें नहीं बोलते हैं तो कहीं उनकी नौकरी न चली जाए या कहीं उनको इसका खामियाजा न भुगतना पड़े। इस प्रकार से उनकी ये सब गैर जिम्मेदाराना बातें चल रही हैं। तो क्या कांग्रेस के कहने पे वो सब बोल रहे हैं? उनकी पार्टी तो उनसे किनारा कर रही है। नहीं, ये गलत बात है। कांग्रेस का हमेशा दुभाषिया स्वरूप सामने आता है। वो कहते कुछ है, करते कुछ है।
दिग्विजय जी कुछ भी बोलते हैं, शकील कुछ भी बोलते हैं, उनके अन्य प्रवक्ता लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं और बाद में जब इनको समझ में आता है तो इनके जिम्मेदार लोग उससे अपने को किनारा काटते हुए नजर आते हैं। पर सच्चाई तो ये है कि ये लोग ये सारा चीजें जो भी कांग्रेस पार्टी में बोला जा रहा है या जनता के सामने उनका प्रदर्शन हो रहा है, ये सारी की सारी चीजों के पीछे कांग्रेस एक योजनाबद्ध रूप से काम कर रही है। कांग्रेस अपने मेन मुद्दों से भटकाना चाहती है, भ्रष्टाचार और तमाम जो घोटाले हैं। एक सवाल है, आज आपकी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी, उन्होंने कुछ बड़े ही अच्छे बयान दिए हैं, तो क्या आप मेरा केवल एक सवाल, यहाँ पर शकील जी की बात हो रही है, नहीं बात पार्टी प्रवक्ताओं की भी हो रही है, पार्टी नेताओं की भी हो रही है, पार्टी नेताओं की भी हो रही है। हमारा तो केवल एक छोटा सा सवाल ये था कि क्या आप शत्रुघ्न सिन्हा जी की जो बातें हैं उनसे सहमत हैं या नहीं है, हाँ या ना, बस केवल मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, शत्रुघ्न जी ने अपनी निजी विचार कहे हैं और यह भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जहां इस प्रकार की बात करने के लिए छूट है, पर जहां तक शत्रुघ्न जी की बात है वो सब बातों आडवाणी जी योग्य और बड़े बुजुर्ग हैं। हम सब लोग उनके नेतृत्व में काम किए हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक का सफर तय की है। पर ऐसा नहीं है कि मोदी जी के बारे में भी इस समय देश में कोई स्वरूप नहीं खड़ा है। आज मोदी इस देश की धड़कन बन चुके हैं, आज विकास के एक स्वरूप के रूप में वो खड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, मोदी जी के बारे में तो यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो एक दुरुस्त शासक है और उनमें केवल देश में ही, उनके बारे में केवल देश में ही नहीं बल्कि संसार में भी उनकी चर्चा चल रही है। इसीलिए अमेरिका वीजा नहीं देता उनको जी, इसीलिए अमेरिका वीजा नहीं देता उनको। नहीं, अमेरिका के वीजा की बात तो अलग की बात है। अमेरिका वीजा क्यों नहीं दे रहा है, उसका सीधा तात्पर्य यह है कि अमेरिका को हिंदुस्तान अगर एक कड़ा और एक डिसाइडेड ऐसा दृढ़ निश्चयी अगर शासक हो जाता है तो अमेरिका जैसे देशों को काफी कड़ा जवाब दिया जा सकता है। आज हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, आज यूपीए सरकार जो कहाँ पहुंच गया आप अमेरिका से यूपीए सरकार पर, कहाँ पहुंच गए शास्त्री जी? मेरे साथ शिल्पी अरोड़ा जी भी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। राहुल गांधी जी का 2 दिन का सेशन उन्होंने कांग्रेस एआईसीसी का 2 दिन का राहुल जी की पाठशाला में जो पढ़ाई किया गया था उसका परिणाम बंबई में देखा गया। बंबई में जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक रेस्टोरेंट पर हमला किया था, ये राहुल गांधी जी के पाठशाला से पढ़े ही लोग थे। और अब पप्पू के पाठशाला में ऐसे ही विषय पढ़ाए जाएंगे जिसको पूरे देश में कम से कम दंगे में मारे हुए लोगों को पप्पी तो नहीं कहा जाएगा, कम से कम किसी की धार्मिक भावनाओं को तो नहीं छेड़ा जाएगा, कम से कम किसी बुर्के पे तो किसी के कमेंट नहीं किया जा रहा। आप लोग जो हैं, आप धार्मिक भावनाएं लोगों की भड़काते हैं, लोगों को आप कुत्ते के बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, पप्पी की तरह। लोगों में दंगों में मारे हुए लोगों को आप पप्पी बोल के बात करते हैं। दंगे में मारे हुए लोगों को पप्पी नहीं कहा गया था। क्या कहा गया? अपने ज्ञान का वर्धन करिए। नहीं, आप अपने ज्ञान का वर्धन करिए। आप इस तरीके की भाषा का उपयोग जो कर रहे हैं, आप उत्तराखंड में कहानी बनाते हैं कि हम 15,000 लोगों को बचा के ले आए हैं, एक रैम्बो बनने की कोशिश करते हैं, अपने आप को आप दिखाते हैं कि पता नहीं सुपरमैन है आप लोग। पर आप लोगों को ये समझ नहीं, अमेरिका आपको वीजा नहीं देता, लेकिन आप अमेरिकन पीआर एजेंसी हायर कर सकते हैं उनका सोशल नेटवर्किंग पे वोट करने के लिए। वाले लोगों में हिंदू और मुसलमान दोनों थे, तो आप लोग केवल मुसलमानों को। मैंने कब कहा मुसलमान? ये तो आप कह रहे हैं। ये भड़काने वाले काम भाजपा करती है, कांग्रेस इस तरीके के काम नहीं करती है। मैंने कहीं भी अपनी बात में हिंदू मुसलमान का एक बार भी बोला है? उनको क्यों नहीं देखा? नहीं, आपने कहा दंगे में मारे गए लोग पप्पी थे, गाड़ी के नीचे जैसे आ जाते हैं वैसे महसूस किया। को अपने मंत्रियों को ये देखते कि वो ईमानदारी से रह सके, भ्रष्टाचार का सीरियल दिखलाना आप अपनी पार्टी तो संभाल लीजिए, पहले आप मोदी जी की एक्सेप्टेबिलिटी करा लीजिए अपनी पार्टी में। उद्धार होता आप लोगों का पूरा कांग्रेस के आंतरिक मामलों में आपको बोलने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता
मोदी जब एक बात बोल देते हैं तो कांग्रेस के 2 दर्जन नेता सफाई देने में जुट जाते हैं, डैमेज कंट्रोल करने में जुट जाते हैं। आपकी पीआर एजेंसी अमेरिकन है, उनको यहाँ नहीं मालूम, उनको नहीं मालूम कि पप्पी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है। घटना को हाईलाइट करना चाहती है तो अगर उसको मुसलमानों के सेंस में जोड़ रही है तो ये गलत फहमी आपने अपने सेंटेंस में 50 बारी हिंदू मुसलमान बोल दिया है। ये बांटने की राजनीति को देश पूरा देख रहा है और समझ रहा है, उस भुलावे में नहीं आने वाला है। इंडिया टीवी के व्यूअर्स केवल कांग्रेस इंडिया की नहीं टीवी के बल्कि व्यूअर्स देश अच्छी के तरह देख रहे तमाम हैं लोग नेताओं की बातें सुनते हैं। इंडिया न्यूज है, ये मत करिए भैया, ये मत करिए शास्त्री जी, ये मत करिए। किस तरीके से आप भड़काने वाले बयान दे रहे हैं? आपने अपने सेंटेंस में 50 बारी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। क्यों देश को बांट रहे हैं? आपको देश को छोड़ के चलना चाहिए। दोनों रहते हैं तो वहाँ हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं किया जाएगा तो क्या अंग्रेजों की और अमेरिकन की बात होगी? ऐसी बात गलत बातें नहीं करनी चाहिए। हमें ये सिखाया गया है, हम इंडियन हैं सबसे पहले, हम हिंदू मुसलमानों को बांटने वाली बात नहीं करते हैं। आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं, आप देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और कोई इस बुलावे में नहीं आने वाला। गलत है, ऐसे बातों का इन दोनों प्रवक्ताओं से मेरा एक सवाल है, मैं दोनों से अलग अलग पूछना चाहूंगा। शास्त्री जी, आपने बोला कि ये सिन्हा जी की अपनी व्यक्तिगत राय है, तो क्या आप मानते हैं कि नेताओं को अपनी व्यक्तिगत राय रखने का अधिकार है, इसमें कोई बुराई नहीं है? देखिए, ये राजनीति है, समूह का चिंतन की बात होती है और इसका मिनिमम अर्थ ही है समूह का चिंतन करना। परंतु जहां व्यक्तिगत चिंतन की बातें आ जाती हैं तो वो अपने आप ही राजनीतिक सिद्धांत से बाहर हो जाती हैं। और जहां तक हर एक नेता की बात है तो हिंदुस्तान में तो बोलने की आजादी है, इसलिए इसको असंवैधानिक भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ऐसे में अगर शकील जी ने अपनी व्यक्तिगत राय रखी तो इसमें बुराई क्या है शास्त्री जी? नहीं, इसमें हम इसको बुराई की दृष्टि से भी नहीं देख रहे हैं। ये तो आप लोग उस पर बुराई और भलाई का चर्चा कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो मतलब शकील अहमद ने जो कहा इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। हमारे शकील अहमद ने जो कहा इसमें कुछ भी बुरा नहीं है शास्त्री जी। जी, शकील अहमद ने जो कहा इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। इसमें बहुत बुरा है क्योंकि यहाँ आप ही तो कह रहे हैं इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, व्यक्तिगत चिंतन है। इस देश में अपराध की बात करने वाले को बुरा नहीं कहेंगे चौरसिया जी, तो किसको बुरा कहेंगे? अपराधियों का संरक्षण देने वाले को बुरा नहीं कहेंगे तो किसको बुरा कहेंगे चौरसिया जी? आप कम से कम हिंदुस्तान के इस परिदृश्य को तो आप समझते हैं। आपसे बेटर और अनुभवी कौन हो सकता है? आपने पूरे देश का आपने तो पूरे देश भर में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव को देखा है। दीपक, आपने दोनों वर्जन सुन ली। अब कांग्रेस की प्रवक्ता से मेरा एक सवाल है। अभी उन्होंने बहुत उत्तेजित अवस्था में ये बात बोली कि मेरी पार्टी के आंतरिक मामलों में आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात आप ये नहीं मान सकती कि कहीं न कहीं आपकी पार्टी के महासचिव व प्रवक्ता भी जिन विवादास्पद बयानों में अभी कोर्ट तक पहुंचाए गए हैं वो दरअसल केवल और केवल दूसरी पार्टी के अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाने के अलावा कुछ नहीं? अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाना नहीं, उसको एक कदम आगे बढ़ाना, एक कदम आगे बढ़ाने का एक कदम आगे बढ़ाता हूँ। वो अपोजिशन पार्टी बीजेपी और आरएसएस पर आतंक से जुड़े होने का सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं गृह मंत्री होते हुए, और ये कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत है। वो अगर ये सबूत है तो दिखाइए। और इतना नहीं, मुस्लिम आतंकवादियों का वो गिनती करना चाहते हैं कि वो क्या है, कैसे हैं, उनके साथ क्या होगा, उनका रिव्यू करना चाहते हैं। देखिए, आंतरिक मामलों से मेरा मतलब था कि आप पहले अपनी पार्टी में मोदी जी को लेकर तो सहमति बना लीजिए। कांग्रेस में हमारे उपाध्यक्ष हम लोगों को क्या सिखा रहे हैं, हमें क्या सिखा रहे हैं, हम लोगों को क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये पार्टी का आंतरिक मामला है। अगर कोई पार्टी इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व होती है, इस तरीके की टेररिज्म प्रमोशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है, तो उस पर कमेंट करने का हक है। लेकिन इस बात बयान से पलटे क्यों वो? इस बात बयान से पलटे क्यों वो? हमारे वरिष्ठ सुशील नेता, कुमार शिंदे बयान से पलटे क्यों? हमारे उनको सबूत रखने थे ना देश के सामने। हम लोगों को गृह मंत्री थे, ये सवाल सबूतों का भंडार था उनके पास, सबूतों का भंडार था उनके पास। गृह मंत्री जेलों में बंद मुस्लिम आतंकवादियों की रिपोर्ट मांगी है। मुस्लिम आतंकवादी जो जेलों में बंद है केवल उनके बारे में रिपोर्ट लेकिन मैं अपने न्यूज चैनल की तरफ से साफ कर दूं शास्त्री जी, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। इसलिए हम इसको हिंदू आतंकवादी और मुसलमान आतंकवादी ना कहें तो बेहतर होगा। हमारा मजहब बाद में है, धर्म बाद में है, प्रांत बाद में है, सबसे पहले नाम दे दिया है। राजीव रंजन जी कुछ कहना चाहते हैं, ये कहते हैं आपके पुराने सहयोगी कुछ कहना चाह रहे हैं, शास्त्री जी सुन लेते हैं उनको। राजीव रंजन जी, देखिए, अभी शास्त्री जी को मैंने सुना,
भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से एक बैंक्रप्सी के कगार पर है और जिस तरह की बातें कह करके वो देश में एक सामुदायिक भूखंड का वातावरण बनाना चाहते हैं, ये देश तैयार नहीं है ऐसी बातों को सुनने के लिए। सुनिए ना, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपकी बात हमने सुनी है, विजय सोनकर शास्त्री जी, मैंने आपकी बात सुनी है, मेरी बात भी सुन लीजिए। इन लोगों को सबसे पहली बात यह है कि अरे जहर खिलाने वाले लोग कानून के सलाखों के पीछे होंगे। बच्चों की मौत पर सियासत मत कीजिए। और मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो काम आपने गुजरात में किया है, पूरे देश में आपका चेहरा बदरंग हो गया नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए। आप भिक्षाटन करने की स्थिति अगर आपकी पार्टी के पास आ गई है कि आप एक एक करके भाई, एक एक करके मुझे पता है आपकी दोस्ती टूट गई है 17 साल पुरानी। पूरे देश को विजय सोनकर शास्त्री जी, आपने आज अपमानित करने का काम किया। अमेरिकी धरती पर वीजा की मांग करना कि हमारे नरेंद्र मोदी को अमेरिकी यात्रा पर आने का अनुमति मिले, हम धरती पर आ सके, ये राष्ट्र का अपमान है। भाषण सुनने के लिए टिकट लगते हैं, जो परिस्थितियां विजय सोनकर शास्त्री जी, आप अमेरिका की बात करते हैं, विजय सोनकर शास्त्री जी, जो देश की स्थितियां हैं, आपने भ्रष्टाचार और महंगाई के सवाल पर आज देश की जनता को निराश किया है। नरेंद्र मोदी के चेहरे के जरिए इस लड़ाई को लड़ने के पहले आपकी पार्टी हार गई और आप चुकी बड़ी पार्टी हैं, इसलिए गठबंधन यह लड़ाई शुरू होने के पहले हार चुका है। देश की जनता से जरूर पूछना चाहेगी, एक एक करके भैया, एक एक करके प्लीज। एक वातावरण था कांग्रेस के खिलाफ, आज देश में चर्चा और उसके बावजूद उस वातावरण को भुनाने बहुत बड़ी समस्या है। नरेंद्र मोदी जी का टिकट लेके लोग सुनना चाहते हैं भाषण, और इनके साथ में भी नहीं सुनना चाहते थे। अब आप ये बताइए, मध्य प्रदेश में भी नहीं सुनना चाह रहे, वहां पर भी जरूरत नहीं है। उन्होंने किसी पोस्टर में कहीं भी अपने उसमें मोदी जी का नहीं लगाया, क्योंकि उनका सांप्रदायिक चेहरा पूरे देश के सामने आ रहा है। उनकी खुद की पार्टी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है और पता नहीं क्यों प्रमोट करने में लगे। वक्त भी आप लोगों को थोड़ा सा तो झिझक होना चाहिए। तुष्टीकरण की बात आप करते हो, मुसलमानों के हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात नहीं करते। किसी भी देश की पहचान एक तरफा अपनी बात मत डालने की कोशिश कीजिए, जनता की बात सुनने के तैयार नहीं है। मोदी जी के चेहरे के बारे में आप लोग कम से कम चिंता मत करिए। आप पहले अपनी पार्टी में तो सहमति बना लीजिए। आप लोग सब मोदी जी कर रहे हैं, पहले शिवराज सिंह चौहान जी को, अडवाणी जी को तो मना लीजिए। तोड़ दिया गया है। आज मोदी जी से ही अपेक्षा किया जा रहा है कि उनको फिर से रास्ते पर लाएंगे, देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे और विकास के दौर में भारत जो पीछे आ गया है। आपने मोदी जी बीजेपी को एक कर पाएंगे क्या? मोदी जी बीजेपी को एक कर पाएंगे क्या? शत्रुघ्न सिन्हा को अपने पक्ष में कर पाएंगे क्या? बिल्कुल एक है, इसको करने की जरूरत नहीं है। अगर यदा कदा कोई अपने निजी विचार व्यक्त करता है तो उस पर कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन शास्त्री जी एक मिनट मैं आपको याद दिला दूं, आपके पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था सब लोग आपका साथ छोड़ देंगे क्या एक व्यक्ति के कारण मीडिया पर नहीं व्यक्त करेगा, तो शत्रुघ्न सिन्हा शॉटगन या गोली क्यों मार रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। शत्रुघ्न जी ने जो बातें कही हैं, अच्छा, राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि नहीं कहा था? गंभीर बातें उनकी नहीं है। उनके हर व्यक्ति, बहुत सारे लोगों के मन में अपने नेता विशेष के प्रति तो कुछ भाव होता ही है, पर आज इस देश में जो यूपीए सरकार का कुशासन चल रहा है, भ्रष्टाचार और महंगाई से शत्रुघ्न सिन्हा गंभीर नेता नहीं है, आज उसके समाधान के लिए सोचने की जरूरत है। आप कह रहे हैं हैरानी होती है, मोदी जी के हाथ में इतनी जादू की छड़ी है, तो एनडीए के कार्यकाल में उनकी मदद, उनकी राय, उनके सुझाव क्यों नहीं लिए गए? 5 साल 13 महीने और 13 दिन जब एनडीए की सरकार थी, तब उनके सुझाव स्पोर्ट्स के बारे में, उनकी जितनी जानकारियां थी, इंस्टीट्यूशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में, फाइनेंस के बारे में, तब उनके विचार क्यों नहीं लिए गए? तब पूरे देश को उनसे लाभान्वित क्यों नहीं किया गया? आपसे कह रहा हूँ, आप इस तरह की बातें नहीं कह सकती हैं। अगर आपको कुछ कहना है तो अपने नेताओं को बोलिए। जिस तरह से देश को बर्बाद कर दिया गया है, इस देश को जो लूटा गया है। अरे शास्त्री जी 2009 में चुनाव जीत जाते थे, शास्त्री जी 2009 में चुनाव
चुनाव जीत जाते हैं फिर ये दूसरी बार कैसे आ गए? अभी कई महीने बाकी हैं, प्रचार अभी शुरू नहीं हुआ है। उसके बाद जो समझ में आ रही है दीपक, अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि कोई अपनी निजी राय व्यक्त नहीं करेगा, कांग्रेस के सुप्रीमो राहुल गांधी कहते हैं कोई अपनी राय व्यक्त नहीं करेगा, और फिर भी नेता व्यक्त करते हैं, फिर भी नेता अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त करने से बाज नहीं आते। नहीं थी, देखिए ऑफिशियली नहीं कोई कर सकता है, जो जिम्मेदार पदों पर है वो नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सभी नेताओं के लिए बोला था। अरे अपनी पार्टी अध्यक्ष की बात तो सुन लिया करिए शास्त्री जी, अपने पार्टी अध्यक्ष की बात तो सुन लिया करिए। उन्होंने सभी नेताओं के लिए कहा था, सभी नेताओं के लिए कहा था, सबके लिए जो ऑफिस बेरर है, जिम्मेदार लोग हैं, बोलना जानते, सुनना नहीं जानते। कहा था। और इतना कठिन क्यों है पार्टी के नेताओं को, ये इतना कठिन क्यों है ये समझना कि नेताओं की अपनी राय हो सकती है? ये इंटरनल डेमोक्रेसी से इतनी घबराहट क्यों है? ये सारे नेताओं से मेरा सवाल है कि पार्टी के शीर्षस्थ नेता क्यों चाहते हैं कि उनके सारे नेता एक ही राग आलापें? क्यों जरूरी है ये? वैसे आपने वैलिड सवाल उठाया है, मुझे इस बहस को आगे भी ले जाना है। एक सवाल यशवंत आपसे करना होगा। नरेंद्र मोदी आते हैं, 25 मिनट का भाषण देते हैं कि ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया छा जाओ, इंटरनेट पर छा जाओ, आपको यंग वोटर्स को अट्रैक्ट करने की जरूरत है। सेम लाइन पर राहुल गांधी भी बोलते हैं, क्या ट्विटर, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसमें दुनिया सिमट गई आज की तारीख में? और कितने लोग हैं जो वाकई इससे कनेक्ट होते हैं और कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों को वोट देते हैं? क्योंकि कर्नाटक में तो टोटल फेल रहा था, ये खुद अजय माकन ने कहा था, मैंने नहीं। दीपक, दो जो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो अब ट्विटर पे ही कैंपेन कर लें और ट्विटर पे ही वोट मांग लें, क्योंकि जहां तक वस्तुस्थिति का सवाल है, जहां तक जमीन की हकीकत का सवाल है, ये आप हम सारे सर्वे, सारे पब्लिकेशन, सारे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगातार इस बात को बार बार सामने ला रहा है कि आज की तारीख में न तो भारतीय जनता पार्टी कहीं सत्ता के करीब है, न कांग्रेस सत्ता के करीब है। सारी रीजनल और फेडरल पार्टियां इस देश में स्ट्रक्चर में अपनी जो उनकी ताकत है उसको बढ़ा रही हैं, और ये रीजनल पार्टियां कम से कम ये ट्विटर की राजनीति नहीं कर रही हैं, ये जमीन की राजनीति कर रही हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है कि जो जमीन की राजनीति कर रहा है उसका ग्राफ बढ़ रहा है, जो ट्विटर और फेसबुक की राजनीति कर रहे हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं अटके हैं। तो ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों का संकट है। दीपक जी, मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। देखिए ऐसा है, जो फील्ड की राजनीति है, ये कभी भी नहीं कहा गया कि ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप या बीबीएम के जरिए आप राजनीति कर सकते हैं। ये एक प्रवक्ताओं के लिए है, और वो भी क्यों है? थैंक्स टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हिंदुस्तान में जो इतने चैनल आ गए हैं, पहले वाला जमाना नहीं रहा कि हम 5 बजे रिलीजेस भेजते थे, 6 बजे वो प्रिंटिंग में जाती थी और उसके बाद अगले दिन का इंतजार करना पड़ता था। हर मिनट, हर आधे घंटे, हर 15 मिनट में न्यूज चेंज होती है। तो उसके लिए कोई भी क्लैरिफिकेशन होता है, कोई भी अपने विचार व्यक्त करने होते हैं, उसके लिए हमें ट्विटर, फेसबुक और ऐसे माध्यमों का प्रयोग करना पड़ता है। मतलब रिसर्च के सवालों से भागना चाहते हैं। बेसिकली आपने ट्विटर पर लिखा, ट्विटर पर लिखा आपने कन्वीनियंस के हिसाब से सफाई लिख दी। आपके यहाँ हर एक घंटे में मुझे बताइए, राहुल गांधी आपको पढ़ा रहे हैं, राहुल गांधी बता रहे हैं कि मीडिया से कैसे बात करें, लेकिन वो खुद मीडिया के सामने कितनी बार आते हैं? देखिए, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा प्रधानमंत्री ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 9 साल में, की राजनीति को प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी भी फील्ड की राजनीति को बदला नहीं जा सकता। देख रहे हैं, नौजवान है, अविवाहित है, वो सपने देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की नैया को वो नहीं पार लगा सकते हैं। आज कांग्रेस की नैया बिल्कुल डूब चुकी है। महंगाई और भ्रष्टाचार और घोटालों से इस देश का डूबी है, वो तो बैठी हुई है। आपकी 9 साल से डूबी हुई है और आगे भी डूबी रहेगी। मोदी का तिनके का सहारा नहीं मिलेगा आपको। आपकी डूबती हुई पार्टी को मोदी रूपी तिनके का सहारा नहीं मिलेगा। बीजेपी को सच्चाई है दीपक कि दोनों ही नावें जो हैं उचकोले खा रही हैं, दर्जनों छेद हैं दोनों नावों में, लेकिन ट्विटर और फेसबुक के प्लास्टर ये इन छेदों को भर नहीं पा रहे। बनेगी। कांग्रेस के ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। राजीव जी, आखिरी कमेंट आपका, मेरे पास 30 सेकंड बचे हैं। जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर है। दलितों के घर में दीपक जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, देशमुख जी ने कहीं ना कहीं एक बड़ी बात कही है कि राष्ट्रीय दलों का जो क्षेत्रीय
जो राज्यों का आधार है वो सिमट रहा है और ऐसे में जो फेडरल और रीजनल पार्टीज हैं उनका रोल बढ़ा है। ये एक्नॉलेज करने की जरूरत राष्ट्रीय पार्टियों को है कि जनता के साथ सीधा कनेक्ट जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया जैसे रास्ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता से सीधा संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में देश की सियासत ठीक है, मैंने दोनों की बात की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। राजनीति की बात देशमुख जी ने कही है, उसके लिए कभी भी हमें नहीं कहा गया कि जनता के बीच में नहीं पहुंचना है। हमारे सारे वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता जनता के साथ जुड़े रहते हैं और लगातार संपर्क में रहते हैं। मीडिया से कम्युनिकेशन के लिए सोशल मीडिया रूपी आप बीच में आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सोशल मीडिया के रूप में उस टूल का कैसे इस्तेमाल करना है पार्टी के अंदर भी और जनता के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मीडिया से उसका ज्यादा से ज्यादा बोलने नहीं दे रहे फायदा से आप चौखट पर आए और वो आप बोलते रहिए, इनको अकेले बुलाया करिए, किसी और की जरूरत नहीं है। बहुत मुश्किल है इतने सारे प्रवक्ताओं को एक साथ संभालना, बहुत सच्चाई है। पूरा बोलने का मौका दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं वो किसी और को बोलने का मौका ही नहीं देंगे। अकेले बुलाइए और उनका शो करिए 2-3 घंटे। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता से एक बात में सहमत हूँ कि ट्विटर और इन चीजों का उपयोग मीडिया से इंटरेक्शन के लिए कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं कहा गया कि जनता के बीच में जाएंगे। ये टूल बना रहे हैं, ये टूल बनाया गया ताकि जवाबदेही से बचा जा सके और ताकि जवाब की कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता। पारदर्शिता के लिए आपको सोशल मीडिया का कोई क्लेरिफिकेशन नहीं हो सकता। शकील अहमद आके कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देना। भाजपा अच्छा, शकील अहमद आके फोटोशॉप करके सांप्रदायिक भावना फैला रही है। आप फेसबुक पे जाके फोटो लगाते हैं कभी चलते मैं एक कमेंट देना चाहता हूँ। इससे एक और सुविधा यह हो गई है कि मीडिया को आप 3 बयान दीजिए और देखिए सबसे ज्यादा किस बयान से हमको लाभ हो रहा है, जिससे लाभ होता दिखाई दे उसको ऑफिशियल बयान बना लीजिए, बाकी दोनों बयानों को इसीलिए कांग्रेस का ट्रेंड यही चल रहा है। नहीं, बिल्कुल शिल्पी जी, मैं तो दिन भर शो करने को राजी हूँ अगर कांग्रेस से एक आदमी उपलब्ध हो मेरे साथ, कांग्रेस से एक आदमी उपलब्ध हो मेरे साथ और बीजेपी से हो, मैं दिन भर शो करने को राजी हूँ। लेकिन बहुत सूचना पहुंचाने के लिए ये किया गया। बहुत अच्छा होगा शिल्पी जी कि कांग्रेस की ब्रीफिंग में शकील अहमद आए, वो ये बता दें कि इंडियन मुजाहिदीन एक आतंकवादी संगठन है जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, या फिर बासमती चावल बेचने वाली एक कंपनी दूध का दूध या पानी का पानी हो जाएगा। इसमें किसी को कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रहेगी। ये सलाह आप दे देना, ये सलाह आप दे देना मुझे इसी पॉइंट पर। दीपक, ये 2014 के चुनाव की सुगबुगाहट है, 2024 के चुनाव की नहीं। आज की तारीख में सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे अगर आप वोट मांगेंगे तो आपको वोट ट्विटर पे ही मिलेंगे। चलिए, ट्विटर पे भी वोट डालने लगे इलेक्शन कमीशन से, हम ये भी अपील कर देंगे दोनों बड़ी पार्टियों की तरफ से, क्योंकि ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया की बड़ी वकालत हो रही है। रिसर्च करनी बंद कर दें, हम भी सोशल मीडिया बंद कर देंगे। जिस दिन मीडिया गूगल करके किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च करनी बंद कर देगा, हम भी सोशल मीडिया अकाउंट उसी दिन बंद कर देंगे। मेरे फेसबुक अकाउंट पे 10,000 लाइक है, 5,000 रिक्वेस्ट पेंडिंग है, उसी दिन अकाउंट बंद कर दूंगी जिस दिन हमारे क्षेत्र के युवा हमें विजिट करना बंद कर देंगे। चलिए शिल्पी, मैं यहीं पे रोकता हूँ। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, सवालों से बचने की कोशिश ना हो, जिसका डर हम इस सोशल मीडिया का शूट एंड रन के मैसेज के बारे में लगातार आपको बार बार बता रहे हैं। इंडिया बंद कर दीजिए ना, अपने आप ट्वीट आनी बंद हो जाएंगी। बिल्कुल नेता बिल्कुल बंद कर देंगे। आप ट्वीट के ऊपर पूरी न्यूज चला रहे हैं, एक दिन शायद ट्विटर बंद कर दीजिए। एक दिन शायद ऐसा भी होगा जब नेताओं को हकीकत मालूम पड़ेगी 2014 के चुनाव के बाद ट्विटर और मीडिया की लाइक्स और डिसलाइक्स क्या होती है और कितनी फर्जी होती है। लेकिन फिलहाल मुझे रुकना पड़ेगा एक ब्रेक के लिए, हम वैसे ही टाइम एक्सीड कर गए हैं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।